जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी का लेसन नंबर 32 का अध्ययन करेंगे लोग, क्योंकि जो पिछला वीडियो था उसे हम एक सेपरेट वीडियो के रूप में रखे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ संशोधन रखा गया है एक ही वीडियो में। अगर इस वीडियो को उसमें मर्ज करते तो वह वीडियो लंबा हो जाता, यानी कि 2 घंटा से ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर दिए हैं, यानी कि संशोधन एक पार्ट में, और जो ये लास्ट टॉपिक बचा है 32 नंबर और 33, यानी कि 2 या 3 चैप्टर और बाकी है पॉलिटी के, तो ये भी लगभग 45 से 45 लगभग 1 घंटा में ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इससे वीडियो को 2 पार्ट रखा गया है। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय ध्वज को पढ़ना है हम लोग को, और ये 32 नंबर चैप्टर का नाम है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह चैप्टर का नाम है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के अधिवेशन में भारतीय महिलाओं की ओर से यह ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 बराबर आड़ी पट्टियों से बना है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये इंपॉर्टेंट है कि ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग, किस रंग के, नीले रंग का चक्र है। इस चक्र का प्रारूप सारनाथ में अशोक सिंह या अशोक स्तंभ, जो अशोक सिंह यानी कि सिंह मतलब शेर के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसका व्यास लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। 25 जनवरी 2002 को केंद्र सरकार द्वारा भारत का नया ध्वज कोड 2002 बनाया गया। यह संशोधित ध्वज कोड 26 जनवरी 2002 के प्रभाव में आने से अब राष्ट्रीय तिरंगा घरों, दफ्तरों, दुकानों की छतों पर लहराया जा सकता है। 23 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 का अ के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है, यानी कि झंडा फहराना हम लोग का क्या है, मूल अधिकार है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, यानी कि जो मूल स्तंभ है उस पर कितने शेर हैं, तो 4 शेर हैं। इससे मूल सिंह स्तंभ का प्रारूप महाराजा अशोक ने 242 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व बनाया था। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। चिन्ह के निचले भाग की प्लेट में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते शब्द लिखे गए हैं, जिसे मुंडकोपनिषद, जो यह सत्यमेव जयते है किस पुस्तक से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। यानी कि सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर है। जिसकी रचना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। यह टैगोर की रचना गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। इसे संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कितने सेकंड में इसे गाया जा सकता है, तो 52 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान का संक्षिप्त रूप 20 सेकंड में गाया जाता है। 27 सितंबर 2011 को राष्ट्रगान के 100 वर्ष पूरे हुए, यानी कि 1911 से जोड़ा जाए तो कितने साल पूरे हो गए, तो 100 वर्ष पूरे हो गए। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम है। इसे संविधान सभा में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के साथ अपनाया गया। इसे भी जन गण मन जैसा दर्जा प्राप्त है। सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने पहली बार गाया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 में प्रकाशित
आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। जो वंदे मातरम है यह कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पंचांग। अगला टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। स्वतंत्रता के समय भारत सरकार ने ईसवी सदी के ग्रीगोरियन पंचांग का अनुसरण किया। यानी कि जो अभी वर्तमान में हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो कैसा है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। राष्ट्रीय सरकार ने पंचांग संशोधन समिति की सिफारिश मंजूर की, जिसके अनुसार राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यह पंचांग भारत के राजपत्र, समाचार प्रसारण, नागरिकों के संबोधन, सरकारी कैलेंडर के रूप में किया जाता है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और जो बाघ का साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्यास है। जो 8 प्रजातियों में सबसे ज़्यादा जानी गई भारतीय प्रजाति द रॉयल बंगाल टाइगर है। अप्रैल 1973, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी मोर। मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे पाओ क्रिस्टेटस यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ क्रिस्टेटस से भी कहा जाता है। ज़्यादातर मोर भारतीय उपमहाद्वीपों में पाए जाते हैं। यह भारतीय वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय पक्षी पूरी तरह संरक्षित है। उसके बाद है राष्ट्रीय फूल या पुष्प यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसीपरोगाटन इसका वैज्ञानिक नाम है। यह सच्चाई का प्रतीक है। जो कमल है किसका प्रतीक होता है? तो सच्चाई का प्रतीक है, जो आदमी की भौतिक बुराइयों से ऊंचा रख सकता है। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। क्या है? आम है। और इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो मेनिगीफेरा इंडिका है। इसका वैज्ञानिक नाम मेनिगीफेरा इंडिका है। आम पेड़ का रसीला फल है। यह कैसा फल है? तो यह रसीला फल है। भारत में कम से कम 100 किस्म के आम अलग अलग आकारों में पाए जाते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है? बरगद है। बरगद का पेड़ भारत का अंजीर पेड़ है, जिसकी शाखाएं विशाल क्षेत्र में फैली रहती है। यह भारतीय संस्कृति की पौराणिक गाथाओं का हिस्सा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। राष्ट्रीय जलीय जीव। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गैंगेटिक है को 5 अक्टूबर 2019 यानी कि गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु। उसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका है। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका भारत का विरासत पशु है। भारत का क्या है? यह विरासत पशु है। भारत के राष्ट्रीय दिवस। भारत के कितने राष्ट्रीय दिवस हैं? तो 3 हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। भारत के अन्य प्रतीक को देखें तो राजभाषा क्या है? हिंदी है भारत की। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। यहाँ पे रुपया का साइन होना चाहिए ऐसे। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। राष्ट्रीय मंत्र ओम है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय नदी गंगा है। उसके बाद अगला लेसन है 33 नंबर संविधान के भाग व अनुच्छेद। यानी कि एक तरफ संविधान का भाग दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया है? वो कौन सा संबंधित विषय है और अनुच्छेद। यानी कि भाग एक का नाम क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। और इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया है। संघ व उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है।
उसके बाद है दूसरा भाग हो जाएगा आपका नागरिकता। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। तीसरा भाग है मूल अधिकार। मूल अधिकार का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन 36 से 51 तक अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। उसके बाद है भाग 4 का ए, भाग 4 का क, इसमें मौलिक कर्तव्य, इसमें यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और इसका वर्णन 51 का ए में किया गया है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें किया गया तो अनुच्छेद 51 का ए में। उसके बाद है पांचवा भाग संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था को 5 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। और ये संघीय व्यवस्था का अनुच्छेद देखें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, जिसका पहला अध्याय है कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्णन 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में किया गया है। उसके बाद है संसद। संसद का वर्णन 79 से लेकर 122 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 123 में की गई है। कब किसमें की गई? अनुच्छेद 123 में। संघीय न्यायपालिका का वर्णन 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में किया गया है। उसके बाद है भाग 6 राज्य सरकार। भाग 6 किससे संबंधित है तो राज्य सरकार से, और राज्य सरकार को भी यानी कि इसको भी 6 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जिसमें देखें तो राज्य सरकार का अनुच्छेद 52 है। उसके बाद है साधारण अध्याय 1 है, क्या है तो साधारण, अनुच्छेद 153 से लेकर 167, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 में इसका वर्णन किया गया है। कार्यपालिका, राज्यपाल की कार्यपालिका के बारे में वर्णन अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में किया गया है। अनुच्छेद 168 से 212। राज्य का विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 से 12 में किया गया है, और ये कार्यपालिका राज्यपाल का अनुच्छेद 153 से 167 में किया गया है। और यहाँ पे थोड़ा देखने में गड़बड़ हो गया था। तो भाग 6 का अध्याय 1 है जो साधारण से नाम से, यानी कि अध्याय 1 क्या है साधारण, इसकी चर्चा अनुच्छेद 152 में की गई है। और ये दूसरा अध्याय क्या है कार्यपालिका, राज्यपाल की कार्यपालिका का अध्ययन 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक में की गई है। उसके बाद है अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल, इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 से लेकर 212 अनुच्छेद 212 तक में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 213 में किया गया है। उसके बाद देखें तो अध्याय 5 राज्यों का उच्च न्यायालय, इसकी चर्चा अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक में किया गया है। उसके बाद है अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक में किया गया है। उसके बाद है सातवां भाग प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको 238, इसका वर्णन 238 में किया गया था, लेकिन इसे निरसित यानी कि निरस्त कर दिया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है भाग 7 को। उसके बाद है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक में किया गया है। उसके बाद देखें तो भाग 9 क्या करता है तो इसका वर्णन पंचायत, भाग 9 में क्या है पंचायत है, यानी कि भाग 9 पंचायतें, और इसका वर्णन 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक में किया गया है। भाग 9 का क नगर पालिका से संबंधित है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक में किया गया है। उसके बाद है भाग 9 का ख सहकारी समिति की चर्चा अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक में किया गया है। उसके बाद है भाग 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 क तक में किया गया है। भाग 11 संघ व राज्यों के मध्य संबंध, और इसे 2 अध्यायों में विभाजित किया जाता है। पहला अध्याय है विधायी संबंध और दूसरा अध्याय क्या है प्रशासनिक संबंध। संघ व राज्यों के मध्य संबंध की चर्चा अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक में किया गया, अनुच्छेद 245 से 263 में। और विधायी संबंध की चर्चा अनुच्छेद 245 से लेकर 255 में किया गया है, और प्रशासनिक संबंध की चर्चा 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक में किया गया है।
भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा या वाद, इसकी चर्चा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का ए तक में किया गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का 1 में किया गया और इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है वित्त, दूसरा भाग है ऋण, तीसरा भाग है संपत्ति संविदा अधिकार दायित्व कर्तव्य वाद, चौथा भाग है संपत्ति का अधिकार। इसमें वित्त की चर्चा देखें तो वित्त की चर्चा अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक में किया गया है और ऋण की चर्चा 292 से लेकर 293 तक में किया गया है। संपत्ति संविदा अधिकार दायित्व कर्तव्यवाद का वर्णन अनुच्छेद 294 से लेकर अनुच्छेद 300 तक में किया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का ए में किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद को कब जोड़ा गया था तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में जोड़ा गया था। उसके बाद है भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार व समागम, इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक में किया गया है। भाग 14 क्या कहता है कि संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अध्याय हो जाता है सेवाएं और दूसरा अध्याय हो जाता है लोक सेवा आयोग। संघ व राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक में किया गया है, जिसमें सेवाओं की चर्चा के बारे में 308 से 314 तक में किया गया है और लोक सेवा के बारे में वर्णन 315 से 323 तक में किया गया है। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक में वर्णन है। उसके बाद भाग 14 का क अधिकरण, भाग 14 का क अधिकरण, इसकी चर्चा अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक में की गई है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 ए तक में किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक में किया गया है। उसके बाद है भाग 17 राजभाषा, इससे भी 4 अध्यायों में विभाजित किया जाता है और राजभाषा का वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में किया गया है। अध्याय पहला है संघ की भाषा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक में है और दूसरा अध्याय है प्रादेशिक भाषाएं, इसकी चर्चा 345 से लेकर 347 तक में है। तीसरा अध्याय है उच्चतम व उच्च न्यायालय आदि की भाषा, 348 से 349 तक में इसकी चर्चा की गई है। और चौथा अध्याय है विशेष निर्देश की चर्चा अनुच्छेद 350 से लेकर 351 तक में किया गया है। उसके बाद देखते हैं लोग भाग 18 आपातकालीन उपबंध, इसकी चर्चा आपातकालीन उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक में किया गया है। भाग 19 प्रकीर्णन है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक में की गई है। उसके बाद है भाग 20 संविधान संशोधन, इसकी चर्चा 368 में की गई है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, इसकी चर्चा 369 से लेकर 392 तक में की गई है। 22वां भाग यानी कि अंतिम भाग है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन, इसकी चर्चा 393 से लेकर 395 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें हम लोग भाग 9 का ख देखेंगे लोग और इसका वर्णन अनुच्छेद 243 य से लेकर 243 य 9 तक किया गया है, जिसमें टॉपिक का नाम है सहकारी समितियां। अनुच्छेद 243 य में क्या है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि सहकारी समितियों की परिभाषाओं की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 झ में सहकारी समितियों का समामेलन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 से य में बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें यानी कि निबंधन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 य में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 243 का य में बोर्ड के अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 य में सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण किया गया है। अनुच्छेद 243 य में साधारण निकाय की बैठकों का संयोजन किया गया है। अनुच्छेद 243 में य में सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। 243 य में विवरणी की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 य में अपराध और शास्तिया के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 243 य में बहुराज्यीय सहकारी समितियों को लागू होना। अनुच्छेद 243 य में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 य में विद्यमान विधियों को चालू रहना, विद्यमान विधियों का चालू रहना। उसके बाद अगला भाग है भाग 10 और इसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 तक का वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 तक का वर्णन किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है भाग 10। अनुच्छेद 244 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन करना। उसके बाद है भाग 12, यह किससे संबंधित है तो वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, और इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 301 तक में वर्णन किया गया है। पहला अध्याय इसका है वित्त देखते हैं लोग। अनुच्छेद 264 में निर्वचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 266 में 267 आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। उसके बाद है संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण या विवरण। अनुच्छेद 268 कहता है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के बारे में चर्चा 268 में की गई है। अनुच्छेद 269 कहता है कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 का अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 269 में अनुच्छेद 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के अधिभार। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 272 को अनुच्छेद 273 कहता है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 275 में अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 277 में व्यावृत्ति की बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 278 निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 278 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना की गई है। अनुच्छेद 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना की गई है। अनुच्छेद 279 क में माल और सेवा कर परिषद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 280 क्या है वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित है। उसके बाद है भाग 14 और यह संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14 और इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक सम्मिलित है, जिसमें पहला अध्याय देखते हैं लोग सेवाएं। अनुच्छेद 308 निर्वचन से संबंधित है। अनुच्छेद 309 संघ। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 310 में अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में औन्नत दिया जाना। अनुच्छेद 312 ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 का क में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। संक्रमणकालीन उपबंध।
अनुच्छेद 314 इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 314 को क्या कर दिया गया है, यानी कि इसे निरस्त कर दिया गया है। अब उसका अध्याय 2 देखते हैं लोग, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग को अनुच्छेद के माध्यम से देखते हैं लोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग होगा, इसकी चर्चा की गई है 315 में। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में चर्चा की गई है, पदावधि और उनकी नियुक्ति। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किए जाने के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 317 में। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की सख्ती के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 318 में। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 320 कहता है लोक सेवा आयोगों के कृत्यों के बारे में। अनुच्छेद 321 में क्या है, तो लोक सेवा आयोगों के कार्य का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोगों के कार्य करने की विस्तार यानी कि लोक सेवा आयोगों के कार्य का विस्तार करने की शक्ति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 321 में की गई है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अनुच्छेद भाग 14 का क, उसके बाद है भाग 14 का क, और इसमें अनुच्छेद 323 क से लेकर अनुच्छेद 329 तक वर्णित है। अनुच्छेद 323 क से लेकर अनुच्छेद 329 तक वर्णित है, जिसमें पहला टॉपिक है अधिग्रहण। पहला टॉपिक का नाम क्या है, अधिग्रहण। अनुच्छेद 323 का क में क्या है, तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 323 का क में। अनुच्छेद 323 का ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। उसके बाद है भाग 16, इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक के वर्णित है। अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक भाग 6 का भाग है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए 84 व अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। कितना है, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य 104वें संविधान संशोधन द्वारा इससे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 331 यह कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का नियुक्ति किया जाएगा, और किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि लोकसभा के सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति होती थी 2 सदस्यों को, अभी इन्हें 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से इससे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 इंपॉर्टेंट है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान समाप्त किया गया। अनुच्छेद 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। कितने वर्ष, 70 वर्ष के पश्चात न रहना। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। ये टॉपिक इसी तरह रहता है, एक तरफ अनुच्छेद दिया रहता है, एक तरफ उसके बारे में वर्णन किया गया रहता है। इस टॉपिक को या तो रट के याद किया जाता है या तो समझ के, तो इतने टाइम में तो समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सब अगर 395 अनुच्छेद पढ़ना है तो उसके लिए कम से कम 80 क्लास करना पड़ेगा। किसी भी, या तो फाउंडेशन के लिए भी 80 क्लास 90 क्लास होते हैं, और किसी भी कोर्स का हो उसमें भी 80 क्लास लगते हैं। तो अगर ये जो है वीडियो या जो बुक है या रिवीजन के लिए एक ही बुक में कंपाइल किया गया है सारे जीएस को, तो इतना आसान नहीं है कि एक ही बुक में पूरा कंपाइल कर दिया जाए, इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया है कि रिवीजन अच्छा से किया जा सके। तो अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको विस्तार में भी वीडियो बनाया जाएगा, पॉलिटी का भी आ सकता है।
उसके बाद है अनुच्छेद 337। 337 क्या कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 337 में। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन किया गया है अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 338 का क अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 का क के तहत किया गया था। अनुच्छेद 338 का ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 342 का क में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के वर्णन है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णन है और यह किससे संबंधित है? भाग 17 तो राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होनी चाहिए। यानी कि संघ की राष्ट्रभाषा की कोई नहीं है। यानी कि अगर पूछ दे कि संघ की राष्ट्रभाषा है तो नहीं, संघ की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या है? तो हिंदी है और लिपि इसकी क्या है? देवनागरी है। अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। इसका अध्याय दूसरा है प्रादेशिक भाषाएं। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, यानी कि जो पत्र होता है कोर्ट का या कचहरी का या कोई भी, उसका राजभाषा के बारे में चर्चा की गई। राज्य और दूसरे राज्य या राज्य और संघ के बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 347 में। उसके बाद अध्याय 3 देखते हैं लोग। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया अनुच्छेद 349 में। अध्याय 4 का विशेष निर्देश देखते हैं लोग। विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, यानी कि हिंदी भाषा का विकास करना है, इसके लिए निर्देश दिया गया अनुच्छेद 351 में। भाग 19 इसमें अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक वर्णित है। भाग 19 में कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद आते हैं, जिसका संबंध है परिकीर्णन। भाग 19 का संबंध किससे है? तो परिकीर्णन से संबंधित है यह। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण आदि के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 361 में। अनुच्छेद 361 का क कहता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरताएं 362 को निरस्त कर दिया गया है। 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 का क देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 364 महापत्तनों विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, यानी कि इसे बंदरगाह भी कहा जाता है। महापत्तन और विमान क्षेत्र के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 364 में। अनुच्छेद उसका नियम क्या होगा? वो उसका जैसे विमान का नियम, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप उसमें क्या हो सकता है, तो अनुच्छेद 364 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने
करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 367 में निर्वचन दिया गया है। उसके बाद है भाग 20 अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भाग 20 में कितने अनुच्छेद निहित है? तो 368 यानी कि एक ही अनुच्छेद निहित है और यह संविधान का संशोधन से संबंधित है। भाग 20 किससे संबंधित है? तो संविधान का संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान का संशोधन करने के संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया, यानी कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है और उसकी प्रक्रिया कैसी होगी उसकी भी चर्चा की गई है अनुच्छेद 368 में। उसके बाद है भाग 21। भाग 21 में कितने अनुच्छेद निहित है? तो इसमें 369 से लेकर अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक निहित है और यह किससे संबंधित है? भाग 21 तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों, यानी कि कुछ राज्य सूची के विषय में भी संसद कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पे तो बनाती ही है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को प्रावधान समाप्त, यानी कि जम्मू कश्मीर जो 370 को धारा था उसे समाप्त किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के उपबंध में अस्थायी उपबंध की चर्चा की गई है अनुच्छेद 371 में। उसके बाद है अनुच्छेद 371 का क। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने सारे हैं ये ABCD भी पूछता है, ABCD करके या क करके भी पूछता है। तो अनुच्छेद 371 का क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में चर्चा की गई है और वर्तमान में इसे समाप्त भी कर दिया गया है, यानी कि नागालैंड राज्य का विशेष उपबंध समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 371 का ख असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 371 का घ में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 371 का अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 371 का च में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 371 का छ में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 371 का ज में अरुणाचल प्रदेश से राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का झ में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्ति बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का क में विधियों का अनुकूल करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 कहता है कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश से करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 का क में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 379 से लेकर 391 इसे भी निरस्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 392 में क्या है तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उसके बाद है अंतिम भाग है 22 भाग, यानी कि भाग 22 और इसमें अनुच्छेद 393 से लेकर अनुच्छेद 395 तक को वर्णित है और यह किससे संबंधित है तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसत से संबंधित है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत या संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा। अनुच्छेद 394 प्रारंभ में यानी कि अनुच्छेद 26 नवंबर 1946 को लागू किए गए थे। अनुच्छेद 94 के तहत ही शुरुआती दौर में जब संविधान बना था, यह संविधान जब देश पर लागू हुआ था तो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1946 को लागू किए गए थे, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 394 का क में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, उसके बाद 395 को निरस्त कर दिया गया है।
उसके बाद है लेसन नंबर 34। लेसन नंबर 34 यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम इस प्रकार है, यानी कि सबसे ऊपर भारत में किस व्यक्ति का स्थान है, तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद है भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद है उप प्रधानमंत्री। छठे स्थान पे है भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। सातवें स्थान पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। उसके बाद है सात का क में देखें तो भारत रत्न सम्मान धारक वाले व्यक्ति। उसके बाद 8वें स्थान पे राजदूत आते हैं। राजदूत के बाद 9वें स्थान पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 का क मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 10वें स्थान पे राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र के राज्य मंत्री। 11वें स्थान पे भारत के महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। 12वें स्थान पे जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। उसके बाद अगला टॉपिक है कि इन व्यक्तियों का वेतन, यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारियों का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का मंथली वेतन कितना होता है, तो 5 लाख पर मंथ इन्हें वेतन प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000। कितना वेतन होता है राज्यपाल का, तो 3,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, 2,80,000। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उनका वेतन 2,50,000 होता है। कितना होता है, 2,50,000। उसके बाद है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000 रुपया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपया है। महान्यायवादी का वेतन 2,50,000 रुपया है। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का पॉलिटी सेक्शन समाप्त होता है और इसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन आने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि खान सर का जो अभी साइंस बुक नहीं कंप्लीट कराया गया है, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि तीनों जो सब्जेक्ट बाकी है उसको कवर कराए कि ये जो अभी चल रहा है पॉकेट जीके का सीरीज, उसमें ज्योग्राफी आगे कंटिन्यू करें।